हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो पॉलिटी की पिछली वीडियो में हमने सर्वोच्च न्यायालय को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग देखने वाले हैं उच्च न्यायालय के वन लाइनर क्वेश्चन को, जो कि महेश कुमार वर्णवाल जी के एनसीईआरटी सार संग्रह की बुक से हमने लिए हुए हैं। और आप सभी को पता है कि ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं वो हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए वन लाइनर क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। आज शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं? तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। किस हाईकोर्ट के अंतर्गत आते हैं? तो कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। कौन से द्वीप समूह? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कलकत्ता हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते किस निधि से दिए जाते हैं? तो जो हाई कोर्ट्स के जजेस होते हैं उनके वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं, जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके पेंशन कहाँ से दिए जाते हैं, किस निधि से दिए जाते हैं? तो जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं उनके पेंशन केंद्र की मतलब भारत सरकार की संचित निधि से दिए जाते हैं। हाई कोर्ट के जजेस को वेतन तो राज्य की संचित निधि से मिलता है, परंतु उनका पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं दिया जाता, उनको भारत सरकार की संचित निधि से दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के निर्णय से पूर्व किस उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो आप सभी को पता होगा कि एक नियम था जिसमें 3 बार तलाक कहने से वो तलाक हो जाता था। तो उसे इनलीगल किस न्यायालय ने कहा है? तो किस न्यायालय ने कहा है? जो उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय दिया था उसके पहले किसी न्यायालय ने कहा था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। तो उच्चतम न्यायालय से पहले इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा था कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। आगे बढ़ते हैं। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया में 3 सदस्यीय समिति, न्यायाधीशों को अगर हटाना है तो उनकी प्रक्रिया में 3 सदस्यों की एक समिति बनाई जाती है। उसमें कौन कौन होते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, सीजेआई होते हैं, या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा उसमें। दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा 3 सदस्यीय समिति में। और तीसरा एक प्रख्यात विधिवेत्ता। न्यायाधीश को अगर हटाना है तो उसकी एक प्रक्रिया चलती है जिसमें 3 सदस्यीय समिति का गठन किया जाता है। उसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं या उच्चतम न्यायालय का कोई अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश होगा। दूसरा है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा उस समिति में। और तीसरा एक प्रख्यात विधि का वेत्ता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? तो एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश जब भी अपना त्यागपत्र देता है वो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्यागपत्र देता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु होती है 62 वर्ष। और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या होती है? तो वो होती है 65 वर्ष। हाई कोर्ट के जजेस की है 62 रिटायरमेंट की आयु, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की है 65। ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु रिट जारी करता है तो उस लेख को क्या कहते हैं? उस लेख को कहा जाता है परमादेश। अगला क्वेश्चन है, भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? तो भारत में वर्तमान में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है 25। भारत में 25 उच्च न्यायालय वर्तमान में है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में वैधानिक अधिकार है जिसकी रक्षा के लिए उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है। तो आप सभी को पता होगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार का वर्णन किया गया था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में परिवर्तित कर दिया गया था। संपत्ति का अधिकार पहले क्या था? तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार में बदल दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार नहीं आते हैं। फिर से पढ़ते हैं। राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन सा अधिकार नहीं आता है?
तो परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। अगला है, अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण कौन सी याचिका करती है? तो जो अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उनकी कार्य पद्धति का परीक्षण उत्प्रेषण करता है। कौन सी याचिका करती है? तो उत्प्रेषण याचिका करती है। अगला है, मूल अधिकारों का संरक्षण उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता में आता है। मूल अधिकारों का संरक्षण जो है, मूल अधिकारों का संरक्षक उच्च न्यायालय को और उच्चतम न्यायालय दोनों को कहा जा सकता है। अगला है, भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो अधिकरण न्यायाधीश। कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश। भारत के संविधान के अनुसार जिला न्यायाधीश के अंतर्गत कौन सम्मिलित नहीं होता है? अधिकरण न्यायाधीश सम्मिलित नहीं होता है। अगला है, निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए कितने समय तक बंदी बनाकर रखा जा सकता है? तो निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति के ऊपर बिना मुकदमा चलाए उसे अधिकतम 3 माह तक ही बंदी बनाकर रखा जा सकता है। अगला है, उच्च न्यायालय से संबंधित कुछ अनुच्छेदों के बारे में दिया हुआ है, तो आइए उसे भी देख लेते हैं। अनुच्छेद 214 में पहला अनुच्छेद है 214, इसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 214 में क्या है? तो राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था का वर्णन। अनुच्छेद 215 है, अनुच्छेद 215 में है उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में। अनुच्छेद 215 में किसका उल्लेख किया गया है? तो इसमें उच्च न्यायालय अभिलेख के न्यायालय के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालय का गठन का वर्णन करता है। अनुच्छेद 216 में क्या है? तो अनुच्छेद 216 में उच्च न्यायालय का गठन दिया हुआ है। अनुच्छेद 217 है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद के लिए नियुक्ति तथा अर्हताएं, इसके बारे में अनुच्छेद 217 में दिया गया है। अनुच्छेद 218 में है उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना। अनुच्छेद 218 में क्या है? उच्च न्यायालय में उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का लागू होना, ये अनुच्छेद 218 में वर्णित है। अनुच्छेद 219 में है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ ग्रहण। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का शपथ ग्रहण, ये इसका वर्णन अनुच्छेद 219 में किया गया है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 220 है स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध। स्थायी न्यायाधीश बहाल होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध, इसमें ये दिया गया है 220 में। अनुच्छेद 221 में किसका वर्णन मिलता है? तो अनुच्छेद 221 में न्यायाधीशों के वेतन भत्तों का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बारे में जो नियम है वो अनुच्छेद 222 में उल्लेखित है। अनुच्छेद 223 है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में वर्णन करता है। अनुच्छेद 223 क्या करता है? तो अनुच्छेद 223 में दिया हुआ है कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन करता है। अनुच्छेद 224 ए उच्च न्यायालयों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति का वर्णन अनुच्छेद 224 ए में मिलता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 225 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार कितना होगा? ये अनुच्छेद 225 में वर्णित है। अनुच्छेद 226 है कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति। अनुच्छेद 226 में क्या देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 226 में है कुछ रिट याचिकाएं जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति के बारे में अनुच्छेद 226 में वर्णित है। अनुच्छेद 226 ए है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत केंद्रीय अधिनियमों की संवैधानिक वैधता पर विचार नहीं किया जाना, उसे निरस्त किया गया है अनुच्छेद 226 ए में। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति। अनुच्छेद 227 में क्या उल्लेखित है? तो उच्च न्यायालयों की सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति को अनुच्छेद 227 में उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 228 है उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण। अनुच्छेद 228 में क्या वर्णित है? उच्च न्यायालयों में कुछ मामलों का स्थानांतरण अनुच्छेद 228 में देखने को मिलता है।
अनुच्छेद 228 का ए है, राज्य अधिनियमों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के विस्तारण के लिए विशेष प्रावधान। ये जो अभी वर्तमान में निरस्त हो चुके हैं। अनुच्छेद 229 है, पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय। अनुच्छेद 229 में क्या क्या दिया गया है? तो पदाधिकारी तथा सेवक एवं उच्च न्यायालयों के व्यय के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 230 है, उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। अनुच्छेद 230 में क्या है? हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है उसके बारे में वर्णन मिलता है। अनुच्छेद 231, दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय हो ये जरूरी नहीं होता है। इसमें अनुच्छेद 231 में दिया हुआ है, दो या अधिक राज्यों के लिए एक साझे उच्च न्यायालय की स्थापना। दो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय हो सकता है। अगला है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पेंशन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उच्च न्यायालय को जो पेमेंट दिया जाता है, उनके जो वेतन होते हैं वो राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं, परंतु उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। अगला देखते हैं। अगला है, उच्च न्यायालय पीठ की अवस्थिति एवं उसके क्षेत्राधिकार। जो हाई कोर्ट्स हैं उनकी वर्तमान स्थिति और उनके क्षेत्राधिकार के बारे में दिया हुआ है। तो आइए देख लेते हैं। पहला हाईकोर्ट है कोलकाता हाईकोर्ट। स्थापना कब हुई थी? 1865 में। और उसके जो कोलकाता हाईकोर्ट है उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से राज्य हैं? तो पश्चिम बंगाल है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। दो राज्यों के लिए एक हाईकोर्ट है, कोलकाता हाईकोर्ट। स्थापना का वर्ष है 1862 और मुख्य पीठ या खंडपीठ है कोलकाता पोर्ट ब्लेयर में खंडपीठ है इसका। अगला है बॉम्बे मुंबई। स्थापना वर्ष 1862 है और राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है महाराष्ट्र, दादर व नगर हवेली तथा दमन व दीव और गोवा। और इसका मुख्य पीठ है कहाँ स्थित है? मुंबई में है। और खंडपीठ है नागपुर, पणजी और औरंगाबाद में इसका खंडपीठ स्थित है। तीसरा है मद्रास। मद्रास जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना वर्ष 1862 है। क्षेत्राधिकार में तमिलनाडु व पुदुचेरी है। मुख्य पीठ या खंडपीठ मद्रास में स्थित है। चौथा राज्य है कर्नाटक। कर्नाटक का जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1884 में हुई थी। क्षेत्राधिकार में है सिर्फ कर्नाटक राज्य है और मुख्य पीठ स्थित है बेंगलुरु में। अगला राज्य इलाहाबाद। इलाहाबाद की जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना 1866 में हुई थी। क्षेत्राधिकार में है उत्तर प्रदेश स्टेट और मुख्य पीठ है प्रयागराज में और लखनऊ में खंडपीठ स्थापित है। अगला है पटना। 1916 में स्थापना वर्ष है। बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मुख्य पीठ और खंडपीठ है पटना में ही स्थित है। अगला उच्च न्यायालय जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। स्थापना वर्ष 1928 और राज्य क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। मुख्य पीठ व खंडपीठ है श्रीनगर व जम्मू। आगे बढ़ते हैं। अगला हाईकोर्ट है मध्य प्रदेश। स्थापना 1956 में हुई थी। क्षेत्राधिकार मध्य प्रदेश राज्य ही आता है और इसका मुख्य पीठ जबलपुर में है। इंदौर व ग्वालियर में खंडपीठ है। अगला राज्य है पंजाब व हरियाणा। स्थापना वर्ष 1966 है। पंजाब, हरियाणा तथा चंडीगढ़ क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट के और इसका मुख्य पीठ है चंडीगढ़ में। अगला है गुवाहाटी। स्थापना वर्ष 1948 है। असम, नागालैंड, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश क्षेत्राधिकार में आते हैं और मुख्य पीठ है गुवाहाटी में। कोहिमा, इम्फाल व अगरतला में खंडपीठ स्थित है। अगला हाईकोर्ट है उड़ीसा हाईकोर्ट। स्थापना वर्ष 1948 है। राज्य क्षेत्राधिकार ओडिशा ही है और इसका मुख्य पीठ कटक में स्थित है। अगला है राजस्थान हाईकोर्ट। स्थापना वर्ष 1949 है। इसका राज्य क्षेत्राधिकार है राजस्थान और मुख्य पीठ है जोधपुर और जयपुर में खंडपीठ स्थित है। अगला है केरल। केरल हाईकोर्ट की स्थापना 1956 में हुई थी। इसका राज्य क्षेत्राधिकार केरल व लक्षद्वीप है और एर्नाकुलम में कोच्चि में इसका मुख्य पीठ है। अगला है गुजरात। स्थापना वर्ष 1960 और राज्य क्षेत्राधिकार गुजरात है और इसका मुख्य पीठ अहमदाबाद में स्थित है।
आगे बढ़ते हैं। अगला हाईकोर्ट है दिल्ली का हाईकोर्ट। 1966 में स्थापना हुई थी। इसका क्षेत्राधिकार दिल्ली ही है और यहाँ इसका मुख्य पीठ भी दिल्ली में ही स्थित है। और 16वां हाईकोर्ट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की हाईकोर्ट की स्थापना 1967 में की गई थी और इसका क्षेत्राधिकार हिमाचल प्रदेश स्टेट ही है और इसका मुख्य पीठ शिमला में स्थित है। अगला है सिक्किम हाईकोर्ट। स्थापना वर्ष 1975 है और इसका क्षेत्राधिकार सिक्किम ही है और इसकी जो मुख्य पीठ है वो गंगटोक में स्थित है। अगला राज्य है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य का जो हाईकोर्ट है उसका स्थापना वर्ष है 2000 और इसका जो राज्य क्षेत्राधिकार है वो सिर्फ छत्तीसगढ़ के लिए ही है। छत्तीसगढ़ ही इसके अंदर आता है, इस हाईकोर्ट के अंदर आता है और इसका मुख्य पीठ बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला है उत्तराखंड। स्थापना वर्ष 2000 है और इसका राज्य क्षेत्राधिकार उत्तराखंड ही है और इसका जो मुख्य पीठ है वो नैनीताल में स्थित है। अगला है झारखंड। स्थापना वर्ष 2000 है और इसका जो राज्य क्षेत्राधिकार है वो झारखंड है और इसका मुख्य पीठ रांची में स्थित है। अगला है मेघालय हाईकोर्ट। स्थापना वर्ष 2013 है। इसका राज्य क्षेत्राधिकार मेघालय स्टेट है और इसका जो मुख्य पीठ है वो शिलोंग में स्थित है। अगला है मणिपुर। मणिपुर हाईकोर्ट का जो स्थापना वर्ष 2013 है। इसका राज्य क्षेत्राधिकार मणिपुर स्टेट है और जो मुख्य पीठ है वो इंफॉल में स्थित है। अगला है त्रिपुरा। स्थापना वर्ष 2013 है। क्षेत्राधिकार के अंतर्गत त्रिपुरा स्टेट है और इसका जो मुख्य पीठ है अगरतला में स्थित है। अगला है तेलंगाना। 2019 में स्थापना वर्ष है। क्षेत्राधिकार में तेलंगाना स्टेट है और इसका मुख्य पीठ हैदराबाद में स्थित है। अगला स्टेट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का जो हाईकोर्ट है 2019 में गठन हुआ था इसका और इसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आंध्र प्रदेश स्टेट आता है और इसका मुख्य पीठ अमरावती में स्थित है। विशेष 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं। जो 7 केंद्र शासित प्रदेश विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों के अंतर्गत आते हैं विशेष 6 उच्च न्यायालयों इलाहाबाद, बॉम्बे, गुवाहाटी मध्य प्रदेश व मद्रास व राजस्थान की एक स्थायी खंडपीठ। केवल कर्नाटक उच्च न्यायालय मुख्य पीठ बेंगलुरु की 2 सर्किल खंडपीठ है, धारवाड़ व गुलबर्गा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन 1866 में हुआ था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ था? तो 1866 ईस्वी में हुआ था। न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है। तो न्यायालय में अगर कोई कार्यवाही लंबित है तो उस दशा में प्रतिषेध नियम लागू किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय शामिल नहीं है। उच्च न्यायालय की अधीक्षण शक्ति में सैन्य न्यायालय जो मिलिट्री कोर्ट होता है वो शामिल नहीं होता है। नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े मामले उच्च न्यायालय की किस अधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? तो नागरिकों के मूल अधिकारों से जुड़े जो मामले हैं वो उच्च न्यायालय की किस अधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं? तो मूल अधिकारिकता के अंतर्गत आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो अन्ना चंडी थी। तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी? तो वो लीला सेठ थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चंडी थी तथा प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो में कोई कमी रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।